हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा कंप्यूटर एंड आईटी नागौर। मैं आज अपने यहाँ के सभी छात्र छात्राओं के लिए फंडामेंटल सब्जेक्ट के कल पेपर है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करके बताऊंगा। पहली यूनिट अभी बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल का वास्तविक अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के लिए जो हम ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, फंडामेंटल का मतलब क्या है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका जो बेसिक जानकारी होती है उसे फंडामेंटल कहते हैं, उसका वास्तविक आधार जो है। तो जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, जो मेरे यहाँ के सभी स्टूडेंट कृष्णा कंप्यूटर के, तो मैं उनको बता दूँ कि कंप्यूटर का वास्तविक जो सारी चीज़ें, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसमें नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस सब की जानकारी फंडामेंटल से प्राप्त होगी। तो इसका फंडामेंटल का जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है क्या आखिर, इसका वास्तविक। कई लोग हैं, पढ़े हैं कंप्यूटर, अलग अलग राइटर अपना अपना मत देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंक गणितीय गणनाओं करने के लिए बनाया गया है। अंक गणितीय गणनाएं करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिना किसी गलती के समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसका वास्तविक हिंदी नेम है संगणक यंत्र। इसे लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना। इसका वास्तविक अर्थ होता है कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिना किसी गलती के बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। और यह लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना, और इसे हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। यह है कंप्यूटर की वास्तविक परिभाषा। यदि हम कंप्यूटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की साक्षरता हमें क्यों जरूरी है, कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में है क्या, और कंप्यूटर क्यों करना चाहिए। यदि हम कंप्यूटर कर रहे हैं, हमें पता हो कि जब आज की डेट में सारे काम कंप्यूटर में किए जाते हैं। आज की डेट में अगर किसी बड़ी कंपनी में, किसी भी बड़ी कंपनी में दी जाते हैं, तो वहाँ जब किसी व्यक्ति की एंट्री होती है, किसी गाड़ी की एंट्री होती है, किसी की होती है, तो वहाँ भी कंप्यूटर में डाटा एंट्री होता है। तो जब एक वॉचमैन के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, तो और कामों के लिए तो ज़रूरी होगा। जब सभी काम कंप्यूटर में होते हैं तो काम करने वाले भी कंप्यूटर वाले होंगे। इसलिए कंप्यूटर करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आने वाला समय सब डिजिटलाइजेशन तरीके से चलेगा, कंप्यूटरीकृत होगा। तो जब सब काम कंप्यूटरीकृत होंगे तो काम करने वालों की ज़रूरत भी कंप्यूटर वालों की पड़ेगी। इसलिए हमें कंप्यूटर करना चाहिए। अब आता है कि कंप्यूटर की क्षमताएँ क्या हैं, कंप्यूटर की क्षमता क्या है। एक टाइम पहले क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर की सीमाओं का एवं क्षमताओं का विस्तार से व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर की क्षमताएं क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी गति, पहला पॉइंट है कि गति। इसकी गति, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी गति से कर सकता है, बहुत कम समय में कर सकता है। जिस कार्य को इंसान कई घंटे कई दिन लगा देगा, उसे कंप्यूटर द्वारा कुछ मिनटों कुछ घंटों में किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी गति। इसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑटोमेटिक, स्वचालन जिसे कहते हैं, ऑटोमेशन। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम किया गया है, जो चीज़ें प्रोग्राम की गई हैं, जो निर्देशों का समूह है, जैसे प्रोग्राम है वो निर्देशों का समूह है, और कई प्रोग्रामों का समूह ऐप होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक बार कंप्यूटर में लोड कर दिया जाए तो जिस काम को लोड किया गया है उसे वो ऑटोमेटिक तरीके से पूरा कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता, कंप्यूटर की शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत आसानी से और शुद्ध तरीके से पूरा कर सकता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करता है। यदि प्रोग्राम बनाने में प्रोग्रामर गलती कर दे, या उसे प्रयोग करते समय उसका जो यूजर है प्रयोग करता है वो गलती कर दे, तो अलग बात है, लेकिन कंप्यूटर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करता है। इसकी
अगली जो पॉइंट है सार्वभौमिकता, मतलब कंप्यूटर की भूमिका सभी कार्यों में एक समान होती है और सभी कार्यों को यह बहुत तेज़ी से पूरा कर सकता है, चाहे गणितीय गणनाएँ हों या अर्थमेटिक गणनाएँ हों या किसी प्रकार की प्रोसेसिंग हो, कंप्यूटर सभी कामों में अपनी पूरी भूमिका निभाता है। दूसरा है स्टोरेज क्षमता, इसकी स्टोरेज क्षमता, इसकी जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता है। एक कंप्यूटर सिस्टम की डाटा स्टोर करने की क्षमता अत्यधिक तेज होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगहों में स्टोर कर सकता है, बहुत कम जगह में स्टोर करके डाटा को रख सकता है। यह सभी प्रकार के डाटा को, चाहे वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, किसी प्रकार का डेटा हो, सभी को कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकता है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि किसी भी डेटा को बड़ी आसानी से सेव करके रखता है। अगर हमें इसे लंबे समय के लिए डेटा को रखना है तो हम इसे 2 साल 4 साल बाद कभी भी इसे डेटा को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगली जो विशेषता है वो है विश्वसनीयता। कंप्यूटर के ऊपर आज की डेट में लगभग सभी लोग विश्वास करते हैं। जैसे पहले उल्लेख किया जा चुका है पहले, इसके पहले, कि कंप्यूटर में ठीक स्टोरेज और ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसके ऊपर हम बड़ी आसानी से विश्वास करते हैं। इसकी सबसे अच्छी यह क्वालिटी है कि हम इसमें आसानी से किसी भी चीज़ की विश्वास कर लेते हैं। जैसे डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं, हमें विश्वास है कि हम 4 साल बाद 5 साल बाद इसे प्राप्त कर लेंगे। हमारी जो विश्वसनीयता है वो कंप्यूटर के ऊपर पूर्ण रूप से है। ये हो गई हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर की क्षमताएं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए, तो इन पॉइंटों को आपको देना है जो मैंने अभी बताया, जैसे स्पीड यानी गति, ऑटोमेटिक, एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता, स्टोरेज और ये इसकी है विश्वसनीयता। इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल से समझाना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। अपने शब्दों में भी आप लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन अगला आता है कि कंप्यूटर की सीमाएं, या कि दोनों क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं और सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो सीमाएं अपन बताते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, अगर कंप्यूटर की अच्छाइयाँ हैं तो इसकी कुछ बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ कह सकते हैं या इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं, जो पूरा नहीं करता। सीमाओं का मतलब होता है लिमिटेशन, मतलब इसके आगे नहीं जा पाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि कंप्यूटर की शून्य बुद्धिमत्ता होती है। इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर ये है, पॉइंट है, कंप्यूटर की स्वयं की बुद्धि शून्य होती है। कंप्यूटर की स्वयं की बुद्धि नहीं होती। जितना उसमें प्रोग्राम करके डाल दिया जाए, जितनी चीज़ों को प्रोग्राम करके हम डाल देते हैं, वही चीज़ों को करता है। तो कंप्यूटर एक मशीन है, सबको पता है, किंतु किसी भी मानव निर्मित प्रणाली, किसी भी समस्याएं, कमियां इसमें आ जाती हैं। जैसे शून्य बुद्धिमत्ता, अगर हम कंप्यूटर को कह दें कि हमें ये प्रोग्राम डाल दिया कि ये कंप्यूटर ये काम को पूरा करे, लेकिन कंप्यूटर उस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने वापस आने की कमांड उसमें नहीं डाली है, उसमें हम निर्देश नहीं दिया है। जितना हम उसे निर्देश देंगे उतना ही पूरा करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसकी अगली जो पॉइंट है, ये आत्मरक्षा करना नहीं जानता कंप्यूटर। अगर उसमें प्रोग्राम में डाला गया है कि कंप्यूटर को एक काम पूरा करना है, तो कंप्यूटर उस काम को पूरा करेगा। उसमें कोई उसे हानि पहुंचाने वाली चीज़ आए तो उसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम नहीं डाला गया है। तो कंप्यूटर अपनी आत्मरक्षा करना नहीं जानता है। अगला इसका जो पॉइंट है कि अनुभव के आधार पर नहीं सीखता है। कंप्यूटर अनुभव के आधार पर नहीं सीखता है। कंप्यूटर अनुभव के आधार पर नहीं सीखता, मतलब जैसे हम किसी कार्य को लगातार करें तो उस कार्य को हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, धीरे धीरे उस कार्य को हम सीख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाला गया है, कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसमें वो हमेशा करेगा। अगर प्रोग्राम में कुछ कमी है तो भी लगातार, अगर जो प्रोग्राम में एरर आ गया है तो कंप्यूटर अनुभव के आधार पर उसे आगे नहीं सीख पाता है, उस काम को वहीं पर वो रोक देगा। ये हो गया हमारा कंप्यूटर के विशेषताएं और सीमाएं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो हमारी पहली यूनिट है उसमें आगे बढ़ते हैं। अगर पूछता है कंप्यूटर का इतिहास, कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझाइए, कंप्यूटर क्या है एवं इसके हिस्ट्री को समझाइए।
तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास लगभग 3000 लगभग 3000 पहले चीन में ने एक गणना करने के लिए यंत्र बनाया था, अबैकस। लगभग 3000 साल पहले चीन ने गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया था, अबैकस। जैसे बचपन में हम लोग स्लेट के ऊपर देखते थे तो कुछ लकड़ी के स्लेट में लोहे की राड में कुछ गोटियाँ होती थी, वैसे ही वो अबैकस होता था। जैसे हम कैलकुलेशन करने के लिए कुछ उंगलियों से कैलकुलेशन करते थे, दो कितना होता तो पहले 2 लाइन खींच के, फिर उसके नीचे 0 लगा के, फिर 2 लाइन खींचते थे, फिर बराबर उसको 4 गिनते थे। तो गणना करने का सबसे पहला ये माना जाता है कंप्यूटर, अबैकस। उसके बाद ब्लेज पास्कल ने एक पास्कल कैलकुलेटर बनाया था, जो कल गणना करने के लिए उसमें 3 चकरियाँ होती थी, उन चकरिया में चित्र अंकित होते थे। फिर उसे हम चित्र को कैलकुलेट करके जो उसमें कैरेक्टर अंकित होते थे, जो 1 2 3 4 अदरवाइज जो भी रहते थे, उन्हें हम एक निश्चित कड़ी में रख के 3 चकरियाँ होती थी, उन चकरियों के सामने कैलकुलेशन करते थे। ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था, पास्कल कैलकुलेटर को, लगभग 1645 में ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था, पास्कल कैलकुलेटर से। ऐसे इसका इतिहास आगे बढ़ता गया। चार्ल्स बेबेज आए। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में उन्होंने एक डिफरेंस इंजन नामक एक कंप्यूटर बनाया। इन्होंने लगातार कई साल मेहनत किया था, डिफरेंस इंजन कंप्यूटर बनाया। इसको पहला मैकेनिकल वास्तविक कंप्यूटर माना गया है, और ब्लेज पास्कल को कंप्यूटर का जनक माना गया, क्योंकि उन्होंने पहला मैकेनिकल वास्तविक कंप्यूटर बनाया था। लेकिन ये जो डिफरेंस इंजन था, इसको बनाने के बाद इसमें लगातार कुछ सुधार किए थे। सुधार करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई थी। चेंज करने के बाद एक कंप्यूटर और इन्होंने बनाया था, डिफरेंस इंजन। पहले डिफरेंस इंजन बनाया, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी, लेडी एडा लवलेज, जिन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्राम बनाया था। इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है, लेडी एडा लवलेज, इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इन्होंने इसी कंप्यूटर पर, जो चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर बनाया था, इसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। इनको, ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। इसके बाद हरमन कलिरिथ ने 1890 में एक कंप्यूटर बनाया था। 1890 या 1880 में शुरुआत की थी इन्होंने, जिनका 7 वर्ष लगे थे इसको बनाने में, लगभग 7 वर्ष लग गए थे। इन्होंने 1969 से लगभग काम स्टार्ट किया था, लेकिन 1990 तक इनको सक्सेस मिल गई थी। हरमन कलिरिथ ने ही एक पंच कार्ड, जो डेटा स्टोर करने का सबसे पहला माध्यम था, पंच कार्ड, जो लगभग काफ़ी बड़ा होता था, उस पंच कार्ड को हरमन कलिरिथ जी ने ही बनाया था 1990 में, लगभग हरमन कलिरिथ ने बनाया था। इसके बाद और वैज्ञानिक आए, जैसे हार्वर्ड आइकन मार्क ने कंप्यूटर बनाया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल। इसके बाद अटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बना था, जिसको डॉक्टर जॉन विसेंट अटानासॉफ्ट ने बनाया था, 1945 के लगभग बनाया था। डॉक्टर जॉन विसेंट अटानासॉफ्ट ने अटानासॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनाया था। ये हो गया कंप्यूटर का इतिहास। और भी कई लोग हैं इसमें, लेकिन हमें इतना कंप्यूटर क्या है और इनका इतिहास जितना मैंने बताया, इतना आपके क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपके फंडामेंटल का क्वेश्चन जो है 16 नंबर का रहता है, बाकी सब्जेक्ट का 50 नंबर का रहता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद यदि अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगर पूछता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का विस्तार से व्याख्या कीजिए, या पूछ सकता है कि कंप्यूटर की द्वितीय और तृतीय पीढ़ी की व्याख्या कीजिए, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की व्याख्या कीजिए, या कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये आंसर लिखना है। जैसे जैसे कंप्यूटर बना, उसमें कई प्रकार की चीज़ें नई लाई गई। जैसे जैसे इसमें नई चीज़ें डालते गए, पुरानी चीज़ों को बंद करते गए, वैसे वैसे इसकी पीढ़ियाँ बदलती गई। जब कोई चीज़ नई आती है तो उसको पुरानी चीज़ों को बंद कर देते हैं, तो उसका जनरेशन चेंज हो जाती है।
तो कंप्यूटर में भी उसी तरह पहले कई 1946 में लगभग पहली पीढ़ी बनी, जिसमें पहली पीढ़ी कंप्यूटर बनाया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब गर्म होते थे, बड़े होते थे, फट भी जाते थे। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी कूलिंग की आवश्यकता होती थी कि इसमें कूल कैसे किया जाए। गर्म होते थे, फट जाते थे, तो इसको वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब बड़े होते थे तो इसको जगह भी ज़्यादा लगती थी। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड भी बड़ा होता था, लगभग कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होते थे, लगभग एक कमरे के बराबर होते थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उतनी स्पीड नहीं थी जितनी आज के कंप्यूटरों में है। दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में रही। पहले कंप्यूटर की पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर थोड़ा बड़े थे, चलने की गति थोड़ा कम थी। अगर पूछता है कि पहली पीढ़ी, तो इसकी विशेषताएं भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड की आवश्यकता होती थी, इसे वातानुकूलित की आवश्यकता होती थी, यह कैलकुलेशन थोड़ा धीमा करते थे। यह कंप्यूटर सिर्फ नंबरिंग को समझता था, न्यूमेरिकल चीज़ को समझता था, अल्फ़ाबेट नहीं, नंबरिंग, सिर्फ घटती गणनाएँ इसमें की जाती थी। लेकिन जैसे ही दूसरी पीढ़ी आई 1956 में, तो वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे प्रयोग किया गया क्या, ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तो वैक्यूम ट्यूब बड़े होते थे, ट्रांजिस्टर थोड़ा सा छोटा होता था। जैसे कैपेसिटर होते हैं बहुत सारे, देखे होंगे कभी कभी चार्जर, मोबाइल के चार्जर में या टीवीओं में उल्टा सेल जैसे लगे होते हैं, वही ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आप सर्च कर सकते हैं उसमें। तो वैक्यूम ट्यूब जैसे ही हटाया गया, उसमें डाला गया, ट्रांजिस्टर डाला गया, तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। और डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड को हटा दिया गया और डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया मैग्नेटिक टेप। ये एक रील वाली कैसेट, जैसे पुराने टेप रिकॉर्डर में रील वाली कैसेट का प्रयोग होता था, उसी तरह इसमें प्रयोग किया गया। ये डेटा इसमें डेटा बहुत अच्छे से सेव होता था, लेकिन ये सिक्वेंशियल तरीका होता था, क्योंकि डेटा 3 तरीके से सेव होता है, सिक्वेंशियल, इंडेक्स सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। सिक्वेंशियल, इंडेक्स सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट होता है उसमें कंप्यूटर में हम अपने तरीके से डेटा को जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स सिक्वेंशियल में जाते हैं तो कंप्यूटर खुद इंडेक्स बना लेता है। जैसे आप मोबाइल में फ़ोटो खींचो तो कैमरे में जाती है, डाउनलोड करो तो डाउनलोड में जाता है, तो कंप्यूटर खुद इंडेक्स बना लेता है। इंडेक्स सिक्वेंशियल है। लेकिन अगर सिक्वेंशियल तरीका होता है तो उसमें डाटा एक के बाद एक सेव होता है और एक के बाद एक प्राप्त होता है। यदि लास्ट वाले डेटा को प्राप्त करना है तो पहले वाले डेटा को प्राप्त करना पड़ेगा। तो अपन आते हैं तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि एक महान व्यक्ति आए, डॉक्टर J.S. किल्वी, जिन्होंने आईसी का आविष्कार किया। आईसी का आविष्कार, ध्यान रखिएगा कि तीसरी जनरेशन में हुआ था, डॉक्टर J.S. किल्वी ने किया था। और जब तीसरी जनरेशन आई तो ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया और एक आईसी में, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी जब आई तो ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया और एक आईसी में 1000 ट्रांजिस्टर की क्षमता होती थी। जहाँ पर 1000 ट्रांजिस्टर लगते थे वहाँ क्या हो गया, एक आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। तो कंप्यूटर का क्या हुआ, आकार बहुत छोटा हो गया। अब कंप्यूटर छोटे होने लगे और इसमें डेटा स्टोर करने के लिए सीडी का भी निर्माण हो गया। सीडी, कंपैक्ट डिस्क का भी इसमें, ये नॉन मेटालिक एक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक पदार्थ इसमें चढ़ा होता है सीडी में। ये नॉन मेटालिक रहता है, इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ रहते हैं जिसमें डेटा सेव रहता है। सीडी, कंपैक्ट डिस्क, इसमें एक सीडी में 16000 ट्रैक होते हैं। इसके अंदर ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, और इसके अंदर एक ट्रैक में एक सीडी में 16000 ट्रैक होते हैं, 200 सेक्टर होते हैं और हर सेक्टर में 512 बाइट का डेटा सेव हो सकता है। तो सीडी का प्रयोग होने लगा डेटा सेव करने के लिए। और ट्रांजिस्टर की जगह पे इसका मेन पॉइंट क्या बन गया, जो इसका मेन घटक था वो आईसी बन गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें जैसे ही आईसी का प्रयोग हुआ तो कंप्यूटर बहुत छोटे होने लगे। अब कंप्यूटर इतने छोटे होने लगे कि इसे हम कंप्यूटर को टेबल पर भी रख सकते हैं। कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और इसकी गति पहले कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब कंप्यूटर बहुत तेज़ चलने लगे, डेटा भी स्टोर करने के लिए बहुत तेज़ गति हो गई। अब डेटा, हम कंप्यूटर में नॉर्मल काम भी हम कर सकते हैं।
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगा था, इस तीसरी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी जोड़ दिया गया। इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई। इस जनरेशन में रख रखाव भी थोड़ा कम हो गया, ये अधिक विश्वसनीय होने लगे। अब लोग इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर विश्वास भी करने लगे। आईसी भी 2-3 तरह की थी। आईसी जैसे ICL 2903, ICL 1900, ICL यूनिवाक 1108, ये इनके नेम थे। अब जब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी स्टार्ट होती है, ये लगभग 1971 में चालू हुई है पीढ़ी, 1971 तक चली तीसरी पीढ़ी। जब 1971 में चौथी पीढ़ी स्टार्ट हुई, तब आईसी में कुछ डेवलप किया गया। आईसी में एक प्रणाली लागू की गई, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लगभग 1 लाख ट्रांजिस्टर की क्षमता एक छोटी सी आईसी में डाल दी गई, एक छोटी सी चिप में डाल दी गई। अब छोटी सी चिप जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी का उन्नत रूप है। अब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार से कंप्यूटर लगभग बहुत छोटे हो गए। अब हम कंप्यूटर को पोर्टेबल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसमें छोटी छोटी चीज़ों को यूज करना, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। जिसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया था। आकार में बहुत कमी आ गई इसमें इसकी कम कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, लागत भी कम हो गई, ये प्रणाली बहुत विश्वसनीय हो गई। इसमें मेमोरी की क्षमता भी बढ़ा दी गई और इसमें विभिन्न नेटवर्क का विकास किया गया। इसमें पोर्ट आने लगे, इसमें कीबोर्ड माउस का प्रयोग किया जाने लगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस कंप्यूटर में जोड़ दी गई। अब चौथी पीढ़ी के बाद जब पाँचवीं पीढ़ी का स्टार्ट हुआ, तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू बनाने लगे। इसमें इंसान के सेल्स का प्रयोग किया जा करके इसको बनाने का प्रयास किया जाने लगा, ताकि कंप्यूटर में आदमी कैसे सोचता है, मानव कैसे सोचता है, कैसे कार्य करता है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उस तरह कंप्यूटर में न्यूरॉन्स का विकास किया जाने लगा, ताकि कंप्यूटर सोचने समझने लगे, कंप्यूटर की सोचने समझने की क्षमता मनुष्य जैसे होने लगी। और इसी में जो अपन पढ़ते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एक्सपर्ट सिस्टम, तो जो जिस कार्य के लिए कंप्यूटर बनाया गया है वो उस कार्य का एक्सपर्ट होता है। जैसे मुझे कोई काम आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ उस काम में, उसी काम को प्रोग्राम करके बना दिया जाए, वो एक्सपर्ट सिस्टम। और न्यूरल नेटवर्क, जो इंसान के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, इन सबको कॉपी करके कंप्यूटर में बनाया जाने लगा, ताकि कंप्यूटर अपने आप में सोचने समझने लगे, जिसे AI कहते हैं हम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो अब कंप्यूटर की जनरेशन पूरी हो गई। अगर आपको पूछता है कंप्यूटर की जनरेशन, तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो शब्द मैं कुछ मिनटों में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो लिखने में आपके 2-4 पेज भर जाएँ, तो थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखेंगे। पहली यूनिट आपकी मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा यूनिट डालूँगा। इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन के बाद पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार को विस्तार समझाइए। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्य के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर, एक आकार के आधार पर। तो यदि पूछता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा गौर से समझेंगे कि कंप्यूटर उद्देश्य मतलब उद्देश्य के आधार पर, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज 2 तरह के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज, मतलब कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और स्पेशल उद्देश्य कंप्यूटर। तो जैसे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, तो सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थोड़ा गाने सुन लिया, थोड़ा ऑनलाइन भी चला लिया, थोड़ा सा घर के काम भी कर लिए, बिजली का बिल जमा कर दिया, सामान्य छोटे छोटे कार्यों के लिए बनाया गया है। थोड़ा मनोरंजन कर लिया, थोड़ा सा पढ़ भी लिया, ये सामान्य। अब विशेष उद्देश्य जैसे ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM को बनाया गया है केवल पैसे निकालने डालने के लिए। तो इसमें सिर्फ आप पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, इसके अलावा उसमें गाने तो नहीं सुन सकते कि उसमें गाने सुन सकते हैं। तो जो उद्देश्य केवल इसी कार्य, एक ही कार्य के लिए जो बनाया गया, एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया हो कंप्यूटर, वो एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। और जो सभी छोटे छोटे कार्यों के लिए बनाया गया है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। अब आते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार का मतलब उसके साइज से नहीं है, आकार का मतलब है कि उसके जो रैम रोम है, उसकी क्षमता है, उसके आकार से मतलब है। उसका आकार का मतलब उसकी रैम रोम, उसकी क्षमता। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 तरीके के हैं।
सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर होते हैं। तो जैसे सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही अत्यधिक तेज चलने वाला कंप्यूटर होता है, जो सैटेलाइट और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसकी गति और क्षमता बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही तेज़ और बहुत ही विश्वसनीय होती है। इसमें कई टीबी कई पीटी पैराबाइट का डेटा सेव कर सकते हैं, कई इसकी गति क्षमता बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग बड़े बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। हम छोटे छोटे कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों में इनकी कीमत होती है। इसको लगाना, रख रखाव करना बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका कार्य बड़े बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम भी एक बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये भी बड़ा है, इसकी भी गति क्षमता तेज होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होती है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये मल्टी यूजर होता है। इसमें एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में एक कंप्यूटर लगा दिया, उसमें समांतर क्रम में सीपीयू लगे होते हैं, जो कई सारे यूजर उसमें अलग अलग मॉनिटर रख के, कीबोर्ड और पोर्ट लगा करके, और कई लोग उसमें यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी गति क्षमता भी काफ़ी तेज होती है। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर एक जगह कंप्यूटर रखकर कई लोग यूज कर सकें। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी एक अच्छा कंप्यूटर है, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। इसकी गति क्षमता उससे कम होती है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से तेज होती है। और मिनी कंप्यूटर की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि मल्टी यूजर के साथ साथ मल्टी टास्किंग होता है। मल्टी यूजर का मतलब एक साथ कई लोग कार्य कर सके कंप्यूटर में, और मल्टी टास्किंग का मतलब होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रोग्राम का प्रयोग कर, अलग अलग सॉफ्टवेयर चला सकें। और इसमें मिनी कंप्यूटर में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें मल्टी यूजर के साथ साथ मल्टी टास्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब हमारे सामने हरिओम सर, प्रिया मैम, आरती मैम तीनों आ गए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम बता रहे थे आपको। इसके बाद बचता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसे हम बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसे हम एक टेबल में रख सकते हैं, जिसे हम सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम वर्तमान में इस समय हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, वीडियो देखने के लिए यूज करते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें ऑनलाइन चलाना और एजुकेशन के लिए तो ज़्यादातर ये प्रयोग किया जाता है, बैंकों में और कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसीएटी पर्सनल कंप्यूटर विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, पीसीएक्सटी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर विथ एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर पहले जब माइक्रो कंप्यूटर आया तो उसमें पर्सनल कंप्यूटर बना। इसमें उतनी सुविधाएं नहीं थी जो वर्तमान के कंप्यूटर में है। तो जो पीसीएक्सटी के अंदर है वो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टावर टॉप, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। जो कंप्यूटर हम वर्तमान में चला रहे हैं वह कंप्यूटर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत, पीसीएक्सटी के अंदर आते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टावर टॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे पीसीएक्सटी के अंतर्गत, जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत है। उसके बाद आता है कार्य के आधार पर कंप्यूटर। इसका तीसरा पॉइंट है वो कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दिया तो हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर किसी को डाउट होता है कि एनालॉग डिजिटल समझ में नहीं आता, कमेंट में कर देना कमेंट, मैं उसका आंसर अच्छे से बता दूंगा और अच्छे से बता दूंगा, मैं समझ में आए तो। फिलहाल अभी बता रहा हूँ। एनालॉग कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कोई वॉच पहने हैं आप, उस वॉच में कांटे लगे हैं, मिनट, सेकंड और हावर्स के कांटे होते हैं, वो एनालॉग है। लेकिन अगर वही नंबर बताए, डिजिटल हो जाएगी घड़ी, वो डिजिटल वॉच हो जाएगी। तो डिजिटल एनालॉग, जैसे कोई वजन करने वाला कांटा है तो जो पुराने टाइम का कांटा है उसमें खड़े होंगे तो उसमें एक नंबर लिख के आते हैं और वो जो निशानी के सामने नंबर आएगा उतना वजन होता है। लेकिन डिजिटल कांटे में यदि खड़े हों हम
तो डिजिटल हमें नंबर दिखाई देगा। तो जो सिग्नल को समझता है वो डिजिटल, जैसे बैरोमीटर, जब हवा टकराती है तो हवा के दबाव से उसमें पॉइंट बनते हैं, वो एनालॉग हो गया। डिजिटल जो संकेतों के माध्यम से होते हैं, जो बाइनरी कोड को समझता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके तो जब तक जो आवाज़ आ रही है वो एक सिग्नल इस माइक के माध्यम से, ये क्या है कि ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहा है। मेरी आवाज़ को सुनकर, एनालॉग आवाज़ को सुन करके उसे सिग्नल में परिवर्तित करके फिर मेमोरी में डाल रहा है। और फिर जब आप लोग सुनते हो उसे, तो क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग आपकी आवाज़ को सुन के वातावरण में फैलाता है, एनालॉग कर रहा है उसको। ये है डिजिटल एनालॉग। और इसका दोनों का मिश्रण जो है वो हाइब्रिड है। जैसे हॉस्पिटल में कंप्यूटर लगा होता है, तो दिल की धड़कन को, जब दिल हमारा धड़कता है तो उसको प्रेशर से समझता है, वो एनालॉग हो गया, और उसको नंबर डिजिटल रूप से दिखाता है, वो डिजिटल हो गया। तो एनालॉग डिजिटल दोनों का मिश्रण हाइब्रिड कहलाता है। ये हो गए हमारे कंप्यूटर के प्रकार। तो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर, और इसकी क्वालिटीज भी बता दिया मैंने, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बता दिया, जनरेशन बता दिया मैंने आपको। अगर क्वेश्चन आता है पहली यूनिट में यदि क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये पहली यूनिट में है। और DCA में सेकंड में होगा, ये तीसरी में होगा, लेकिन इसको आप लोग समझ लेना अपने हिसाब से। प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। जो ब्लॉक डायग्राम होता है कंप्यूटर का, उसमें पीसी के अंदर CPU, ALU, मेमोरी, CU, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ब्लॉक डायग्राम में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आंतरिक भाग है कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है, CPU होता है, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो गणती गणनाएं और लॉजिक की गणनाएं को करता है। CU जो कंट्रोल यूनिट, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट करता है और उसे टाइमिंग से आउटपुट करता है, क्रम बाय क्रम से इनपुट लेता है और आउटपुट को देता है। मतलब इनपुट आउटपुट को ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट को प्रॉपर तरीके से लेता है और हमें परिणाम देता है, ये CU करता है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करती है, और सेकेंडरी मेमोरी वह होती है जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए रखी जाती है। तो जब हम कोई फाइल बनाते हैं या कोई फोल्डर बनाते हैं, तो जब हम बना रहे होते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और जब हम बना के उसे सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी में चला जाता है। उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते समय अगर आपके सामने क्या क्या हो रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ रास्ते को ध्यान दे रहे हो, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाए जो बड़ी हो तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, आपको याद रहती है। इसी तरह प्राइमरी मेमोरी में होता है कि आपको छोटे छोटे जो काम किया है आपको वो भूल जाते हैं। जब तक कंप्यूटर में लाइट रहती है, जब तक वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में टास्क बार में सेव रहता है, और जैसे ही करंट कंप्यूटर में ख़त्म होता है, पावर ख़त्म होती है, वो डेटा नष्ट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर को आप बंद ना करें तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा पड़ा रहेगा। और सेकेंडरी में जैसे उसे किसी फाइल को बनाया है आपने, बनाते समय वो प्राइमरी मेमोरी है, अगर आपने उसको सेव कर दिया वो सेकेंडरी में चला गया। मतलब अगर आप रात में कोई पूरा दिन काम किए हैं, रात में सोने के बाद सुबह उठकर उसे भूल जाए कल वाले काम को, और कुछ काम को याद रखे हैं, तो जो याद रखे हैं वो सेकेंडरी में है, जो करके भूल गए वो प्राइमरी में था। तो प्राइमरी मेमोरी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो मेमोरी कंप्यूटर को चलाने का कार्य करती है, ये मेमोरी रैंडम मेमोरी होती है। कुछ इसमें भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये दो तरह, स्टैटिक रैम में डेटा कुछ समय के लिए रहता है, डायनेमिक में लंबे समय के लिए डेटा रहता है। और स्टैटिक में काम करते करते 2-3 घंटे बाद वो डेटा मिटता जाएगा, यहाँ से काम करते जाओ। स्टैटिक डायनेमिक में जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होगा तब तक डेटा सेव रहेगा। तो हम इस तरह प्राइमरी मेमोरी को समझ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हम जो डेटा सेव करके रखते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 दिन बाद, जब भी हम उसे खोलेंगे वो हमारा सेव रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। जैसे ही हम उसे परिवर्तित करने के लिए, देखने के लिए खोलेंगे तो वो तुरंत प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और टास्क बार में दिखाई देने लगेगा। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी और डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे डीपली, इसके अंतर पूछ सकता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। तो प्राइमरी मेमोरी वो है जिसमें हम कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं, जिसमें डेटा कम समय के लिए सुरक्षित रहता है, जो एक रैंडम मेमोरी है, जब कंप्यूटर का डेटा पावर ख़त्म हो जाती है तो इसका डेटा नष्ट हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी इसी के में देखेंगे तो इसमें डेटा लंबे समय तक के लिए सेव रहता है,
कंप्यूटर में पावर ख़त्म होने के बाद भी इसमें डेटा रहता है। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें हम फाइलों के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके सेव करके रख सकते हैं। ये हो गई प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंतर के अलावा इसमें प्राइमरी मेमोरी के प्रकार भी होते हैं, मेमोरी के प्रकार भी होते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, SSD कार्ड, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। डिवाइस तो बहुत हैं वर्तमान समय में, CD भी है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अगर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की व्याख्या कीजिए, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में जिसमें डेटा सेव करते हैं वो डिवाइस कौन कौन से हैं। पहले क्वेश्चन को समझा जाता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो हम डेटा डालते हैं, उस डेटा को जिसमें डालते हैं वो डिवाइस कौन कौन से हैं। तो पहला है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क, हार्ड का मतलब होता है कठोर, डिस्क का मतलब प्लेट, एक ऐसी कठोर प्लेट जिसके अंदर हम बहुत सारा डेटा सेव करके रख सकते हैं। एक मेटल के पदार्थ के अंदर 4 CD लगाई जाती हैं, कंपैक्ट डिस्क। उस CD के अंदर, हर CD में 16,000 ट्रैक होते हैं, पहले बता चुका हूँ। एक CD में 16,000 ट्रैक होते हैं, 200 सेक्टर होते हैं, हर सेक्टर में 512 बाइट का डेटा सेव होता है। तो 4 प्लेट उसमें लगती हैं, 4 CD लगती हैं। हर CD में 16,000 ट्रैक होते हैं, 200 सेक्टर होते हैं, और हर सेक्टर में 512 बाइट का डेटा सेव होता है। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक 16,000 तो उसमें कितने हो जाएंगे 4 डिवाइस में, 4 CD में, और हर CD के ट्रैक और सेक्टर। इस हिसाब से इसमें 500 GB, 1000 GB जो 1 TB हो जाती है। इसका जो फार्मूला होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से होता है। जैसे बाइनरी का कैलकुलेशन करेंगे आप, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। तो सीरीज मेमोरी की सीरीज भी इसी स्टेप में होती है। एक पिक्सल जो होता है वो 1 बिट का होता है, अगर कलरफुल पिक्सल है वो होता है 8 बिट का, यानी कि RGB कलर यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है 24 बिट का। और 8 बिट का 1 बाइट होता है, और 8 जो बाइट है 10 से 24 बाइट का 1 किलोबाइट होता है, KB जिसको कहते हैं। 10 से 24 KB का 1 मेगाबाइट होता है, MB जिसको कहते हैं। 10 से 24 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, जिसे हम GB कहते हैं। और 10 से 24 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, जिसे TB कहते हैं। 10 से 24 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है, जिसे PD कहते हैं। ये हो गया मेमोरी का सीरीज। तो सेकेंडरी डिवाइस में हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में लगाने का एक स्लॉट बना होता है। इसमें पावर की ज़रूरत होती है 1.5 मतलब नहीं 5 पॉइंट की ज़रूरत होती है, जो पावर सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो इसके CD में एक मोटर लगी होती है, एक रीड एंड राइट हेड होता है, जो CD के ऊपर ऐसे लगा होता है। जब CD घूमती है तो उसमें डेटा को लोड करना और डेटा को प्राप्त करना वो हेड द्वारा होता है। एक बीच में एक शाफ्ट लगा होता है, और उसमें आर्म लगा जिसको कहते हैं, और एक नीचे एक मोटर होती है जो CD को घुमाने का काम करती है। ये है CD की हार्ड डिस्क की प्रक्रिया। इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में एक आधा इंच चौड़ी 2400 फीट लंबी एक पॉलीकार्बोनेट की एक पन्नी होती है, जिसके अंदर मैग्नेटिक पदार्थ होता है, जिसके अंदर छोटा डेटा सेव होता है। लेकिन मैग्नेटिक टेप की एक कमी होती है, इसमें डेटा सिक्वेंशियल तरीके से होता है। मैंने शुरू में बताया था सिक्वेंशियल तरीका क्या है। डेटा को सुरक्षित करने के 3 माध्यम हैं, सिक्वेंशियल, इंडेक्स सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। तो जो सिक्वेंशियल तरीका है वो मैग्नेटिक टेप में अपनाया जाता है। इंडेक्स सिक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों हम हार्ड डिस्क ड्राइव में प्रयोग करते हैं, USB फ्लैश ड्राइव में करते हैं। तो जो ये 2400 फीट लंबी होती है, इसमें अगर 2 डेटा पहले हम डाले हैं वो हमको लास्ट में मिलेगा, जो हमने लास्ट में डाला वो पहले प्राप्त होगा डेटा। एक एक करके डेटा जाएगा और एक एक करके डेटा हम प्राप्त कर पाएंगे इसमें। ये इंडेक्स सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल है। अच्छाई इसमें ये होती है कि ये रील अगर टूट भी जाए ना तो उसको थोड़ा सा जोड़ के हम, उतना डेटा हमारा ख़राब होगा, बाकी डेटा हमारा सेव रहता है। ये पानी में, धूप में, हर जगह अगर पड़ जाए उसको निकाल के साफ करके चला सकते हैं तो भी ये चल जाएगी। बहुत विश्वसनीय माध्यम होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलते SSD कार्ड से डिजिटल नहीं सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, तो ये माध्यम को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत विश्वसनीय माध्यम था। हालांकि ये भी विश्वसनीय माध्यम ही है, लेकिन SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको क्रैश होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, डेटा रिकवर कम होता है।
लेकिन ये स्पीड इसमें बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आते हैं USB फ्लैश ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। इसको फ्लैश ड्राइव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेटा जाता है, मिटा के दूसरा डल जाता है। मतलब इसमें EEPROM का प्रयोग किया जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया USB में डेटा हज़ारों में डालो प्राप्त करो, डालो प्राप्त करो। ये पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से डेटा हम ले जा सकते हैं। एक कंप्यूटर में लगा के USB को हम डेटा उसको कॉपी करके और हम दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसमें मदरबोर्ड के पीछे एक USB लगाने का स्लॉट होता है, ये भी लिख सकते हो आप। उस स्लॉट में हम इसे कनेक्ट करके कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम पॉकेट में रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसको वर्तमान समय में कारों में गाने वाने सुनने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। अब फाइलों को तो ले जा नहीं सकते, लेकिन उसका स्कैन करके फाइलों को हम एक जगह दूसरी जगह पेन ड्राइव के माध्यम से ले जा सकते हैं। एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल या कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी या बूटेबल हम प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं, विंडो भी बना सकते हैं। इसमें इसकी क्षमता होनी चाहिए। ये लगभग 1 GB 2 GB 8 GB 128 GB तक वर्तमान में आने लगी है। फिर आता है SSD कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत ही उन्नत रूप है मेमोरी का। इसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता, जैसे कैसेट का घूमना, ये सब नहीं होता इसमें। ये एक IC मेमोरी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक IC मेमोरी है जो IC की तरह काम करती है। इसके बाद आते हैं हम लोग की इसको बताने के लिए कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार हैं। हमने अभी सेकेंडरी मेमोरी बताया, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है? प्राइमरी मेमोरी में जिसे हम मेमोरी को देखेंगे तो रोम रैंडम डिजिटल मेमोरी है। डिजिटल मेमोरी के प्रकार हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी के भी प्रकार होते हैं। जैसे रीड ओनली मेमोरी, जो हम एक बार डेटा डाल दिए, जैसा है प्रोग्राम कर दिया वैसा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। सिर्फ हम इससे डेटा पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता, इसमें डाला नहीं जा सकता। फिर आता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम इसमें एक बार डेटा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसे एक बार प्रोग्राम करने के बाद फिर ये रोम के जैसे हो जाएगा। मतलब एक बार हमने डेटा इसमें डाल दिया, फिर हम इसको बदल नहीं सकते, प्राप्त बस कर सकते हैं। एक बार हम बदल सकते हैं विशेष उपकरणों द्वारा। फिर आता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा डेटा को बार बार मिटाया जा सकता है, बार बार डाला जा सकता है। हम जितनी बार चाहें डाल सकते हैं डेटा, जितनी बार चाहें प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं जो तो फ्लैश ड्राइव में इसका प्रयोग होता है। तो मैं आपको बच्चों बता दिया कि पहली जो यूनिट है मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी यूट्यूब में चैनल में डालना ये सब ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए वीडियो बनाया हूँ। जो कल पेपर है फंडामेंटल का 26/12/2024 को, उन बच्चों के लिए मैं डाला हूँ जो मेरे यहाँ के बच्चों को जो डाउट रह गए हों, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो डाली है। बाकी मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है। तो थैंक यू। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। इसके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। पहली यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहला हो गया। दूसरा हो गया मेमोरी में अंतर या मेमोरी के प्रकार, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इसकी लिमिटेशन और इसकी एक्यूरेसी, ये पूछी जा सकती हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे इस यूनिट को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। मैं दूसरी यूनिट बना के आपको डालता हूँ। थैंक यू।